अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। वालेकुम सलाम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप मेरी आवाज आ रही है जिशान? यस मैम। हाँ, क्योंकि पहले मैं बोल ही नहीं रही थी इसलिए आवाज नहीं आ रही। मैं वेट कर रही थी सारे स्टूडेंट्स आ जाए। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज अबाउट पैथोलॉजिकल एंड फील। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में नॉर्मल एंड फील्स पढ़ी थी। तो एंड फील बेसिकली क्या चीज है कि अपने नाम से ही इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी फीलिंग जो बाय द एंड ऑफ एनी रेंज ऑफ मोशन अ थेरेपिस्ट फील्स, उसको एंड फील कहते हैं। मतलब अगर मैं थेरेपिस्ट हूँ और मैं किसी पेशेंट की एल्बो फ्लेक्शन करवा रही हूँ, तो बाय द एंड ऑफ एल्बो फ्लेक्शन की जितनी रेंज अलाउड है उस जॉइंट के ऊपर, नॉर्मल भी और कोई डिजीज की कंडीशन में भी, अगर नॉर्मल है और उसको कोई मसला नहीं है, तो मैंने उसके एल्बो की फ्लेक्शन करवाई और बिल्कुल एंड पे जाके जो मेरे हाथ को फीलिंग आई है ना, उसको कहते हैं वो एंड फील है। नॉर्मल एंड फील्स और होती हैं, पैथोलॉजिकल एंड फील्स और होती हैं। डेफिनेटली एक पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है किसी जगह के ऊपर, उसके पेन की वजह से भी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड होगी। हो सकता है वहां पे कोई स्कार टिश्यू बना हुआ हो जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल एंड पे जाके उसका कोई फर्क हो सकता है वहां पे मसल स्पाज्म की वजह से कोई फर्क हो। तो ये जो फर्क है ना एंड फील के अंदर, इन केस ऑफ एनी पैथोलॉजिकल डिजीज, उसको हम कहते हैं वो पैथोलॉजिकल एंड फील। ठीक है। अब वो पैथोलॉजिकल एंड फील के लिए जरूरी नहीं है कि पूरी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हो तो ही हमें फील होगी। हमें हो सकता है लिमिटेशन पहले ही आ जाए क्योंकि वहां पे कोई मसला है। जैसे स्कार टिश्यू है। स्कार टिश्यू वहां पे अगर कोई बना हुआ है किसी जॉइंट के ऊपर जहां पे रेंज ऑफ मोशन आप करवाना चाह रहे हैं, अगर वहां पे स्कार टिश्यू है तो जो एंड फील आपको आएगी ना वो ज्यादा सख्त होगी। मतलब इलास्टिसिटी उसके अंदर आपको नहीं फील होगी। लेकिन अगर वहां पे मसल स्पाज्म हुआ हुआ है, तो आपकी जो एंड फील होती है वो आपको ज्यादा इलास्टिसिटी फील होती है, मतलब स्प्रिंगी सी होती है, थोड़ी सी उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। जब आप उसको छोड़ते हैं, इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। और अगर वहां पे कोई कनेक्टिव टिश्यू शॉर्ट हो, कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, जैसे फेशिया, कोई कैप्सूल की शॉर्टनिंग है, या लिगामेंट वहां पे शॉर्ट हो गया जैसे एट्रोफी के केसेस में, या जैसे फ्रोजन शोल्डर के केसेस में, वहां पे क्या होता है, फॉर्म ज्यादा होती है और इलास्टिसिटी जो है वो कम होती है। जैसे स्कार टिश्यू है उसी तरह की इसकी भी होती है। बॉगी एंड फील होती है कि अगर तो आपके इंट्रा आर्टिकुलर स्वेलिंग है वहां पे, मतलब ज्वाइंट के अंदर कोई स्वेलिंग है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिलती है। नॉर्मली रेंज ऑफ मोशन से पहले ही आप उसकी रेंज ऑफ मोशन करवाने की कोशिश करते हैं जॉइंट की, तो रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं होती है और उससे पहले ही आपको वहां पे सॉफ्ट सी रेजिस्टेंस मिलती है। मतलब इट्स नॉट दैट हार्ड रेजिस्टेंस, लेकिन हल्की सी रेजिस्टेंस आती है, वो बॉगी एंड फील होती है और वो इंट्रा आर्टिकुलर स्वेलिंग फ्लूइड की वजह से होती है। सम एंड फील्स आर कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिक पैथोलॉजीज, मतलब आपको डिजीज के अकॉर्डिंग या मसले के अकॉर्डिंग पता होता है कि इस कंडीशन के अंदर इस तरह की एंड फील आएगी। तो जब आप असेस करते हैं तो आप उस चीज का ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मिनिस्कस, मिनिस्का या आपकी नी जॉइंट के अंदर भी होते हैं ना, अगर वहां पे कोई डिस्प्लेस हो गई है मिनिस्कस, मतलब ऐसी कोई टेयरिंग हो गई जिसकी वजह से मिनिस्कस वहां से चेंज हो गई है, तो वहां पे जो एंड फील, वो तो वहां गल हुई है, फिर रात में मेरी तबीयत खराब है, मैंने मेरे मोशन लग गए, मेरे रात सुता को नहीं है। तो उस केस में जो एंड फील होती है वो स्प्रिंगी सी एंड फील होती है। मतलब आपने रेंज ऑफ मोशन करवाने की कोशिश की, वो पूरी नहीं हुई और जैसे कि आपने हाथ उठाया वो इट कम्स बैक, उसको स्प्रिंगी एंड फील कहते हैं। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर अगर इस तरह की एंड फील आए तो उसका मतलब है कि उस जॉइंट के अंदर जो मेनिस्कस थी वो डिस्प्लेस हो चुकी है। अब पेन की वजह से भी गार्डिंग हो जाती है। मतलब अगर मेरे जॉइंट में पेन है और मेरे थेरेपिस्ट ने मेरे जॉइंट को मूव करने की कोशिश की है, मैं डेफिनेटली पहले ही शोर मचा दूंगी कि नहीं दर्द होता है, मेरे मसल्स उस चीज को अलाउ नहीं करेंगे उसको। अब ये ट्रू एंड फील नहीं है। मतलब ये मेरे सिर्फ मसल पेन या मेरी मसल गार्डिंग की वजह से ये मैंने उसको रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं करने दी है। तो अब जो एंड फील हम कहते हैं ना कि हमें, मतलब रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं हुई है, उससे पहले जो आपको पेल्पेशन पे जो फील हुआ है उसको हम कहते हैं कि ये एम्प्टी एंड फील है, बिकॉज इट वाज नॉट ट्रू। पूरी पेशेंट ने कंप्लीट ही नहीं करने दिया और ये पेन या स्पाज्म का रिस्पॉन्स होता है, आप उस जगह को मूव ही नहीं करने देते। अब ये जो फंक्शन टेस्टिंग जो हम पढ़े हैं कि आपने फंक्शन टेस्ट करना है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं कि आप एक्टिव मूवमेंट के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं और पैसिव मूवमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं।
अब क्यों, अगर हम एक्टिव से कर सकते हैं तो हमें पैसिव की क्या जरूरत है, और अगर हम पैसिव से कर सकते हैं तो फिर हमें एक्टिव करवाने की क्या जरूरत है, दोनों में फर्क होता है। हमने पहले भी ये पढ़ा था कि एक्टिव मूवमेंट करवाएं और उसके बाद उसी जॉइंट पे सेम मूवमेंट आप पैसिवली परफॉर्म करें, एंड देन यू कंपेयर बोथ, इन दोनों में फर्क है ये नहीं। तो क्या फर्क है कि एक्टिव मूवमेंट्स की वजह से आपको लोकेशन पता लग जाती है, डिसफंक्शन की टाइप पता लग जाती है, और पैसिव मूवमेंट जो होती है वो एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन देती है कि मूवमेंट की क्वालिटी कैसी है और एंड फील कैसे है। अगर आप पेशेंट की एक्टिव मूवमेंट करवाते हैं ना, यू कैन नॉट पल्पेट, आपको एंड फील का पता नहीं लगेगा, लेकिन पैसिव मूवमेंट जब आप उसकी खुद करवा रहे हैं तो वो पता लग जाएगा। और नॉर्मली एक नॉर्मल जॉइंट के अंदर भी जो नॉर्मल मूवमेंट होती है, जो पैसिव है दैट इज अ बिट ग्रेटर देन द एक्टिव मूवमेंट। आप जब खुद पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करते हैं पैसिवली तो वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, ये नॉर्मल केसेस में होगी। तो देयर आर जनरली टू कैटेगरीज मूवमेंट की, एक्टिव और पैसिव दोनों। या तो आप स्टैंडर्ड मूवमेंट करवा लें जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, या फिर आप कंबाइंड मूवमेंट करवा लें जिसके अंदर जैसे सर्कमडक्शन है। ये दोनों केसेस में आप नॉर्मल भी परफॉर्म करें, एक्टिव भी, और आप पैसिव भी परफॉर्म करें, और फिर उनको कंपेयर करें कि क्या इन दोनों में कोई फर्क है, क्या रेंज ऑफ मोशन में कोई फर्क आ रहा है या पेन में कोई फर्क आ रहा है। तो वो फर्क आपने कहाँ देखना है, वो आपने रेंज ऑफ मोशन की जो आर्क है ना, आर्क कहते हैं कि एक जो जितनी, अगर मेरे एल्बो के ऊपर 90 डिग्री फ्लेक्शन अलाउड है तो 0 to 90 जो मेरी रेंज है उसको हम कहते हैं कि ये आर्क है। इस आर्क के अंदर कहीं भी पेन है तो हम कहते हैं कि अच्छा ये पेनफुल आर्क है, इसकी इस जगह के ऊपर पेन। पेन occurring anywhere in the range of active or passive movement which is preceded and followed by no pain। मतलब अगर 90 डिग्री फ्लेक्शन अलाउड है उसके जॉइंट के ऊपर, तो आपने एसेस ये किया है कि 0 to 45 कोई पेन नहीं है, 45 डिग्री के बाद उसका दर्द शुरू होता है, और 760 तक जो है वो दर्द होता है, और 60 के बाद दोबारा वो पेन फ्री है। तो वो जो 45 से जहां उसका दर्द शुरू हुआ जिस रेंज ऑफ मोशन से 60 तक जहां उसका दर्द खत्म हो गया, इसको हम कहते हैं कि ये है पेनफुल आर्क। मतलब एक ऐसी जगह जहां पे पेन हुई है, इसका मतलब ये होता है कि उस जगह के ऊपर, उस एंगल के ऊपर कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेंसिटिव हैं पेन को, और उनकी मतलब वहां पे कोई इरिटेशन की वजह से दर्द हो रही है। तो या फिर जो कैप्सुलर पैटर्न होता है कि आपका जो सारा कैप्सूल है जॉइंट का वो शॉर्ट हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि इस कैप्सूल जरूरी नहीं है कि हर केस में सारा का सारा कैप्सूल इकट्ठा ही शॉर्ट हो जाए। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपकी, हो सकता है कैप्सूल का सिर्फ इंटीरियर रीजन शॉर्ट है, सिर्फ पोस्टीरियर रीजन शॉर्ट है, उसकी वजह से जो आपका कैप्सूल मतलब कि जो लिमिटेशंस होती है मूवमेंट की वो डिफरेंट होती है। अब अगर आपने ये डिफ्रेंशिएट करना हो कि नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल और कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स के दरमियान में कैसे पता लगे कि इस जॉइंट के अंदर जो मसला है वो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स की वजह से है या नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, उसके लिए तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रेक्टाइल, आर्टिकुलर या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन चीजों का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके लिए एक सीरीएक्स का मॉडल है जो कि डिफरेंशिएट करता है कॉन्ट्रेक्टाइल को नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल से। कॉन्ट्रेक्टाइल वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके मसल्स। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कौन से होते हैं, जैसे आपके जॉइंट्स हैं या जो आपके लिगामेंट्स वगैरह हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। अब नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल के लिए क्या करना है, एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स जो आप करवाते हैं उनकी, दे प्रोड्यूस और इंक्रीज द सिम्टम्स। अगर मेरे शोल्डर जॉइंट में पेन है और ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल पेन है, ठीक है, लेट्स से अभी तो हम डायग्नोज कर रहे हैं ना कि उसको कॉन्ट्रेक्टाइल है या नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है। आपने रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म किया और उसकी वजह से वो मेरी दर्द बढ़ी है, एक्टिव से भी और पैसिव से भी, और उसकी दर्द भी उसी डायरेक्शन में, और मेरी जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी उसी डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट है, मतलब फ्लेक्शन में ही दर्द हो रही है और फ्लेक्शन ही परफॉर्म नहीं हो पा रही। ये एक इंडिकेशन होती है कि आपके जो प्रॉब्लम है वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कोई जॉइंट लीजन है। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल में जब हम पैसिव जॉइंट की मूवमेंट्स प्रोवाइड परफॉर्म करते हैं तो उनकी वजह से सिम्टम्स जो है वो इंक्रीज होती है, जैसे अभी हमने पढ़ी है एक्टिव और पैसिव दोनों से बढ़ती हैं, और सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन होती है ना उसी डायरेक्शन में पेन भी वहीं पे होती है। लेकिन अगर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल आप जैसे जॉइंट डिसफंक्शन अगर कोई है और उसके अंदर आप रेजिस्टेड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो फिर उसमें दर्द नहीं होता, वो रेजिस्टेंस जो है वो पेन, वो सिम्टम फ्री होता है। मतलब ये एक डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये याद रखिएगा अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी। अगर आपने पेशेंट तो अब सिर्फ ये कह के आएगा ना कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है,
ये मेरा ये हिल नहीं रहा। अब आपने असेस करना है कि वो जो दर्द है उसका, वो उसके जॉइंट की वजह से है या वो उसके मसल की वजह से है या कोई अंदर लिगामेंट का मसला है। अब ये डायग्नोज हमने खुद करना है और मैं अपनी एवेलुएशन के थ्रू करना है। तो उसके डायग्नोस्टिक पॉइंट एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर तो जॉइंट की लीजन हो कोई, ठीक है, अगर जॉइंट का मसला हो तो एक्टिव और पैसिव दोनों मूवमेंट से एक तो पेन भी बढ़ती है, दूसरी ये कि आपकी सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन पे पेन होती है वहीं पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन अगर आप उन्हीं पेशेंट्स में रेजिस्टेंस परफॉर्म करें या रेजिस्टिव मूवमेंट्स परफॉर्म करें तो वहां पे वो सिम्टम्स फ्री होते हैं। सिमिलरली अगर हम अब कॉन्ट्रेक्टाइल की बात करें, मतलब अगर तो आपके मस्कुलर कोई प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स की वजह से कोई मसला है, तो उसमें क्या होता है कि एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स प्रोड्यूस एंड इंक्रीज सिम्टम्स बट आर रिस्ट्रिक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या है कि अगर मेरे शोल्डर जॉइंट पे फ्लेक्शन नहीं हो पा रही है तो जो दर्द होगी या जो उसके सिम्टम्स होंगी ना वो एक्सटेंशन में आएगी, मतलब पेन मुझे एक्सटेंशन में फील होगी लेकिन जो मेरी मूवमेंट है वो मेरी ऑपोजिट रिस्ट्रिक्टेड होगी। ये इंडिकेट करता है कि मसला आपके कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स में है। आपके मसल्स के ऊपर जब स्ट्रेच पड़ता है ना, दर्द उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेच कब पड़ेगा? जब ऑपोजिट मूवमेंट करवाएंगे। इनके अंदर पैसिव जॉइंट प्ले जो मूवमेंट होती है, पैसिव जॉइंट प्ले का मतलब क्या है कि अगर आप उनकी मोबिलाइजेशन करते हैं ना जॉइंट की, तो वो नॉर्मल होती है, जॉइंट में मसला नहीं होता क्योंकि मसला तो आपके कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर में है। बट इनकी एक इंडिकेशन क्या है कि अगर आप इनकी रेजिस्टिव मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो उसकी वजह से पेन बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्ट जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल थे ना, अगर जॉइंट का मसला हो तो उसमें रेजिस्टिव मूवमेंट से पेन नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आप मसल के ऊपर परफॉर्म करते हैं, मसल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम है तो रेजिस्टिव मूवमेंट्स में पेन आएगी बट जॉइंट के अंदर पेन नहीं आएगी। बेटा यहाँ तक जो मैंने इतनी स्पीच की है, कुछ पल्ले पड़ा है? कुछ समझ आई है ये कॉन्ट्रैक्टाइल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल का डिफरेंस के कैसे पता लगेगा? यस मैम। सबको समझ आई है या बाकी कुछ और कर रहे हो? जी सो मैम, समझ आ गया। अच्छा, सो तो नहीं जाते हैं लेक्चर ऑन करके? नो मैम, नहीं नहीं। वैसे तो सो भी जाते होंगे, मुझे याद है मेरा एक्सपीरियंस पहले कोविड में जब मैंने पढ़ाया था, बड़ी दफा ऐसे भी होता था कि खराटों की आवाजें आनी शुरू हो जाती थी। तो कोई तो ऑन करके सो भी जाता ही होगा इनको। मैं स्टूडेंट होती तो मैं भी यही करती। लेकिन खैर, अगर पढ़ना है और आपने, क्योंकि आप लोगों का मसला ये है कि आपके जो ये समर सेमेस्टर्स होते हैं ना, चाहे समर हो या कोई और, इसमें टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। अगर आप साथ साथ ना पढ़े तो एंड पे कवर ही नहीं होते सब्जेक्ट्स। तो इसलिए भी साथ साथ पढ़ना जरूरी होता है। अच्छा खैर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम फर्स्ट लेक्चर नहीं मिला, सेकंड और थर्ड भेजा था आपने मेल में। मैंने फर्स्ट नहीं भेजा? नहीं मैम। तो नगीना बेटा वही मैं उसी प्लेलिस्ट में बना दी थी मैंने, तो जितनी रिकॉर्डिंग्स है मैंने उसी में डाल दी थी, उसमें देख लो खोल के, हो सकता है फर्स्ट आपको नजर आ जाए। मैम नहीं, रिकॉर्डिंग की नहीं कह रही मैं, वैसे कह रही हूँ जो लेक्चर सेंड किए थे। अच्छा, आपको पावर पॉइंट चाहिए? यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो मैं वो भेज दूँ। ओके मैम, थैंक यू। मेरे ख्याल में मैंने बाकी बच्चों को भेजी थी, तब शायद आपका ईमेल आईडी मैंने ऐड ही नहीं किया था इसके अंदर, इस वजह से आपको नहीं मिली होगी। मैं आपको भेज दूँ। एलएमएस भी वैसे यस ऑन हो मैम। गया, अब उस पर भी मैंने अपडेट करनी है, तो लेक्चर्स आपको वहां से भी मिल जाएंगे और मैं भेज भी दूँ। मैम फिर वहां से ले लूंगी एलएमएस से। अच्छा चलो ठीक। अच्छा नेक्स्ट है जी कि थैंक यू। डिफरेंशिएटिंग मसल शॉर्टनिंग फ्रॉम मसल स्पाज्म। इससे पहले हमने पढ़ा है कि ये कैसे पता लगाए कि मसला जॉइंट में है या मसला मसल के अंदर है, ये हमें फर्क पता लग गया। अब अगला जो क्वेरी है वो ये है कि मसल शॉर्टनिंग और मसल स्पाज्म ये दो डिफरेंट चीजें हैं ना, इन दोनों के दरमियान में कैसे डिफरेंशिएट करें बाय एवेलुएशन के। आप एवेलुएट करें और पता लग जाए कि अच्छा ये मसल शॉर्ट हो गया है या फिर इस मसल के अंदर शॉर्टनेस नहीं हुई है, कोई स्पाज्म हुआ। तो वो कैसे पता लगेगा? एंड फील के थ्रू पता लगता है। जो शॉर्ट मसल होता है ना, उसके अंदर इलास्टिसिटी उसकी एंड फील में कम होती है, मतलब आपने रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म की है तो जो ऑपोजिट मसल होगा ना वो उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, मूवमेंट को होने नहीं देगा। अगर मैंने एल्बो फ्लेक्शन की है तो अगर मेरा ट्राइसेप शॉर्ट होगा ना तो ट्राइसेप मेरी एल्बो फ्लेक्शन को कंप्लीट नहीं होने देगा, मुझे बड़ी फर्म सी रेजिस्टेंस देगा, इलास्टिसिटी उसके अंदर नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे ट्राइसेप के अंदर स्पाज्म होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि मैं जब एल्बो फ्लेक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करूंगी मेरा ट्राइसेप रेजिस्ट करेगा,
बट बड़ी मुझे सॉफ्ट से रेजिस्टेंस फील होगी, इलास्टिसिटी होगी, मतलब किसी जगह पे थोड़ी सी हो जाएगी, कहीं पे नहीं होगी, बहुत ज्यादा इतनी रिजिड नहीं होगी जितनी मसल टाइटनेस की वजह से होती है। मतलब मसल टाइटनेस के अंदर तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है ना, इस वजह से उसकी जो एंड फील है वो ज्यादा फर्म होती है, और मसल स्पाजम की जो एंड फील है वो दैट्स अ बिट मोर इलास्टिक एंड लेस सॉफ्ट। रेजिस्टेड मूवमेंट्स, हमें पता है रेजिस्टेड मूवमेंट्स क्या होती है। हम मसल की मूवमेंट होती है, आपने मसल मूवमेंट परफॉर्म करवाई है लेकिन मसल को रेजिस्ट किया, तो जो ये तो आपकी जो मसल टेस्टिंग होती है वो भी ऐसे ही परफॉर्म करते हैं ना। रेजिस्टेड टेस्ट साइमल्टेनियसली इवैल्यूएट करते हैं आपके मस्कुलर स्ट्रक्चर को, नर्वस स्ट्रक्चर को, कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स को, और उसके अलावा इनडायरेक्टली आपके वेसल्स और जॉइंट्स वगैरह को भी चेक करता है। लेकिन ज्यादातर जो रेजिस्टेड मूवमेंट्स हैं बेसिकली ये आपको कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स आपके मसल्स के लिए हो। सीरियस ये जो कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम ये पढ़ रहे हैं, ये करता है कि अगर आप रेजिस्टेड टेस्ट परफॉर्म करें तो इसकी कुछ ग्रेड्स है। ठीक है, अगर आपने मसल रेजिस्टेंस दी है और आपने मूवमेंट परफॉर्म की है और उस मूवमेंट में दर्द भी है, लेकिन वो मूवमेंट स्ट्रांग थी, मतलब वो कर सकता है पेशेंट, एक्टिवली उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, दर्द हुई है लेकिन मूवमेंट हो गई है, इसका मतलब क्या है कि आपके मसल या आपके जो टेंडन है, मस्कुलर टेंडनस यूनिट है, उसके अंदर बहुत माइनर सी लीजन, माइनर लीजन ये इंडिकेट करती है कि इस लीजन की वजह से दर्द है, लेकिन क्योंकि वो माइनर लीजन है तो मूवमेंट परफॉर्म हो गई। बट अगर वो दर्द भी है और मूवमेंट बड़ी वीक हुई है, मतलब उससे बड़ी कॉन्ट्रैक्शन उसकी मसल की स्ट्रांग नहीं हुई है, बड़ी वीक मूवमेंट थी, इसका मतलब क्या है कि जो मसल के अंदर लीजन है ना वो पेनफुल भी है, वो मेजर लीजन है, मतलब पेनफुल भी है और वो वीक भी है। वीक ये शो कर रहा है कि मसल के अंदर पावर भी नहीं है। अब अगर वो वीक हो, पावर नहीं है लेकिन पेनलेस है, मतलब दर्द भी नहीं है लेकिन उससे मूवमेंट भी परफॉर्म नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई न्यूरोमस्कुलर लीजन, कोई ना कहीं कहीं पे कोई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है कि उसके अंदर मसल को जो है वहां पे उसकी वो मिल ही नहीं रही है, सप्लाई नहीं मिल रही है, नर्वस सप्लाई उसके अंदर कोई मसला है। मतलब ये आपको रेजिस्टेंट मूवमेंट के अंदर, जैसे पहले हमने ये पढ़ा है कि अगर आपने रेजिस्टेंस परफॉर्म की है, रेजिस्टेंट मूवमेंट्स है और उसमें पेन आई है या उसके अंदर सिम्टम्स रिप्रोड्यूस हुई है, तो उसका मतलब ये है कि मसल का मसला है। अब मसल के अंदर आगे कैसे डिफरेंशिएट करें कि कितना बड़ा मसला है, वो ये ग्रेड्स बताएंगे कि अगर आपने मूवमेंट परफॉर्म किया और उसमें दर्द हुआ है मूवमेंट में, लेकिन मूवमेंट फिर भी बड़ी अच्छी सी स्ट्रांगली परफॉर्म होगी, इसका मतलब कोई छोटी सी माइनर लीजन है मसल। अगर दर्द हुआ है और मूवमेंट भी बहुत वीक थी, इसका मतलब मसल के अंदर जो लीजन है वो थोड़ी बड़ी है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर दर्द नहीं हुआ लेकिन वो वीक थी मूवमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई नर्वस इम्पेयरमेंट है, मतलब ये जो नर्व कट वगैरह या इस तरह की चीजें होती हैं वो आपको पता लग रहा है इस केस के अंदर। और अगर आपने मूवमेंट परफॉर्म की है और उसमें दर्द भी नहीं हुआ है और मूवमेंट भी बड़ी स्ट्रांग थी, नॉर्मल हुई है, इसका मतलब कि वो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक है, आपके मसल के अंदर कोई मसला नहीं। ठीक है बेटा, ये ग्रेड्स याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी और एग्जाम से करने के लिए, ये याद करनी है। और पहले जो हमने कॉन्ट्रेक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल और मसल स्पाज्म वगैरह का फर्क पड़ा है, ये लेक्चर आपका ना आजकल आज का थोड़ा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मेमोराइज करनी होती है शुरू में, ताकि बाद में प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाती हैं तो फिर खुद ही याद रह जाए। अब प्रॉब्लम ये आ जाए, अगर जैसे शोल्डर जॉइंट के ढेर सारे मसल्स हैं, आपके रोटेटर कफ के मसल्स हैं, कितने मसल्स होते हैं रोटेटर कफ में? रोटेटर कफ इज अ ग्रुप ऑफ मसल ना, शोल्डर मैम 4 होते हैं। फोर होते हैं, वेरी गुड, कोई नाम बताओ कौन कौन से? मैम सब स्कैपुलरिस है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, कोटिलिस माइनर। वेरी वेरी गुड, शाकरा ने भी बता दिया है। यही वाले होते हैं। ठीक है, अब अगर हमें ये पता है कि रोटेटर कफ जो है वो साइनर्जी के तौर पे काम करता है, मतलब कुछ कलेक्टिव मसल, जैसे आपके क्वाड्रिसेप्स हैं, आपके हैमस्ट्रिंग्स हैं, उनके अंदर तीन चार मसल्स हैं बट दे परफॉर्म वन, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्शन या एबडक्शन। अब अगर हमने ये असेस करना हो कि इनके अंदर से किस एक में मसला है, सारों का तो इकट्ठा मसला नहीं ना हो सकता, कोई एक मसला है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट है। स्पेसिफिक टेस्ट है, या फिर हम क्या करते हैं कि अगर
उसी जॉइंट के ऊपर उस मसल का कोई और फंक्शन भी है अदर देन दैट कंबाइंड फंक्शन, तो हम उस वो जो सिंगुलर फंक्शन है ना उसको टेस्ट करते हैं। जैसे आप लोगों के टेस्ट थे, एम्प्टी कैन टेस्ट था, और इस तरह के वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हैं जो कि ये बताते हैं कि ये रोटेटर कफ के कौन से मसल के अंदर मसला है। वो क्या करते हैं, उसी जॉइंट के ऊपर शोल्डर के ऊपर ही अगर एक मसल जिसको आपने टेस्ट करना है उसका कोई सेकेंडरी फंक्शन भी है, मतलब कोई और फंक्शन भी वो परफॉर्म करता है, लेकिन वो फंक्शन दैट इज नॉट शेयर्ड बाय अदर मसल्स इन द साइनर्जी, तो आप उसको सिलेक्टिवली उस फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका कार है। दूसरा तरीका क्या है कि उस मसल का अगर किसी और जॉइंट के ऊपर भी कोई फंक्शन है, टू जॉइंट मसल्स भी तो होते हैं ना, दो जॉइंट पे से गुजर के जा रहे होते हैं, अगर कोई ऐसा मसल उस ग्रुप के अंदर जो कि किसी और जॉइंट के ऊपर भी कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, तो आप उस जॉइंट के ऊपर भी उसको टेस्ट कर सकते हैं। इससे भी पता लग जाएगा कि इस मसल में मसला है या नहीं है। ठीक है, ऐसे भी पता लग जाएगा। ये दो तरीके कार भी हैं। उसके अलावा क्या है कि आपके जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, आपके लिगामेंट्स हैं, आपके बर्सा है, इस तरह के मेनिस्कस वगैरह, इनकी जो पैसिव मूवमेंट्स होती है ना, जैसे थोड़ा सा मोबिलाइज करके या इनको पेल्पेट करके मूवमेंट करके, वो भी आपको बताती हैं। पेन के बारे में आपको असेस करते हैं, उनकी एग्जामिनेशन अलग होती है। सॉफ्ट टिश्यू लेंथ and feel by moving a limb so that muscle attachments are moved maximally apart। आप फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स के थ्रू जो सॉफ्ट टिश्यूज है ना उनको चेक। ठीक है, मतलब एक उनकी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होती है, दूसरी उनकी एक्सेसरी मूवमेंट होती है। एक्सेसरी मूवमेंट के अंदर आपको क्या पता लगता है, आप उनको उनकी इलास्टिसिटी, जैसे लिगामेंट्स वगैरह हैं, आपको उनकी इलास्टिसिटी पता लगती है, आपको उनकी मोबिलिटी पता लगती है, और उनका टेक्सचर भी पता लगता है। ठीक है, ये पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स होती हैं, आप खुद मूव करके चेक करें। ये लेक्चर था आज। इट वॉज ऑल अबाउट मेकिंग अ डायग्नोसिस एंड एवेलुएटिंग प्रॉपरली कि जॉइंट के अंदर जो एवेलुएशन करनी है, कैसे पता लगे कि जॉइंट में मसला है या मसल में मसला है। अच्छा, हमें पता लग गया मसल में मसला है, रेजिस्टेंट मूवमेंट्स रिप्रोड्यूस कर रही थी, फिर सिम्टम्स। तो अब हमें एक ऐसा पता लगेगा कि मसल के अंदर जो मसला है वो कितना सिवियर है, वो भी हमें ग्रेड से पता लग गया। उसके बाद ये देख लिया कि आपके सॉफ्ट टिश्यूज को कैसे एवेलुएट करना है, एंड फील के थ्रू पता लग गया कि कौन सी डिजीज के अंदर या मसले के अंदर किस तरह की एंड फील्स होती है। ठीक है, ये लेक्चर था आज का। समझ आया कुछ? यस मैम। आई होप आ गया। रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, ये भी मैं अपलोड कर दूंगी as soon as possible। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कर लो, फिर मैं लेक्चर एंड करूँ। मैम मुझे मेल नहीं रिसीव होती। किसको मेल नहीं रिसीव हो रही है? रोज आपको मेल नहीं रिसीव हो रही बेटा? आपके पोर्टल पे मैनुअल थेरेपी है? यस मैम, मैं enrolled हूँ। आपकी वो तो नहीं ब्लॉक, ईमेल की स्टोरेज तो नहीं फुल? नो मैम। अपनी जीमेल की स्टोरेज चेक करो तो बल्कि मुझे अपना आईडी बताओ, रुको एक मिनट। आईडी बताओ बेटे। F2019 अच्छा, 24 हाँ जी। 1558। अच्छा, आप तो मेरे ख्याल में मैनुअल थेरेपी के ग्रुप में ही नहीं ऐड हो। आपका पता नहीं हम उस पे वो भी है कि नहीं है अकाउंट। मैम मैं enrolled हूँ, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ईमेल कर दूंगी। अच्छा चलो, मुझे भेजना स्क्रीनशॉट, और मैं अपने एंड पे भी चेक करती हूँ कि आपका नाम मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है। ओके मैम। और मुझे बताओ बच्चों, मैनुअल थेरेपी के जो लेक्चर मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भेज रही हूँ, वो समझ भी आ मतलब पढ़ भी रहे हो या उसकी जरूरत? क्योंकि अगर उसकी जरूरत नहीं है ना तो आप लोग मुझे बता दें, ताकि मैं वो फिर रिकॉर्डिंग ना क्या करूँ, इजी हो जाएगा।